हेलो एवरीबॉडी, कमिंग टू माय चैनल। खुशामदीद आप सबका मेरे चैनल पर आने के लिए। जनरल वाइज 99 पेश खिदमत है मार्लन फिलिप का नावल। चौथी किस्त शुरू हो रही हो सकता है इसी में कंप्लीट भी हो जाए पूरा हिस्सा, या अगर और एक आधे घंटे के अंदर का कर रहा हूँ। अगर बचा तो फिर 5वें पे ले आएंगे, वरना मैं कोशिश करूँगा कि चौथे में ख़त्म हो जाए पूरी बुक। मैंने फिर गाड़ी चला दी। मैं इसकी तरफ से मुतमिन हो गई थी, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल काँप रहा था, इसलिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे प्रेस एहतजाज से हमेशा बचते हैं। पहले से इत्तला नहीं थी, बस मैं अपने तौर पर होशियार थी। अगर ऐसा ना होता तो मुझे मुलाजिमत से निकाल दिया जाए। मार्लिन फिलिप को मुलाजिमत से नहीं निकाला जा सकता। इसने कहा, अच्छा ये बताओ कि जेम्स पॉल को किसने कत्ल किया है? कत्ल? मैंने चौंकने की अदाकारी की। वो तो हार्ट फेल होने से मरे हैं। और मिस्टर एडवर्ड फिलर कहाँ हैं? किस मुल्क की सैर को गए हुए हैं? ये एक सरकारी राज है और मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने मुस्कुरा कर कहा। वैसे अंदाज से मेरा दिल नाजुक पत्ते की तरह काँप रहा था। क्यों? इसलिए कि वह दिफाई मायदे करने के लिए गैर मुल्की गए हुए हैं। इसकी तफसीलात चंद रोज़ में दफ्तर वज़ीर ख़ारजा खुद ही शाले कर देगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब अगर तुम सरकारी सवालात ना करो तो मैं किसी रेस्टोरेंट में तुम्हें काफ़ी पिला सकती हूँ। इसने इस बात में सर हिला दिया तो मैंने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। हम एक बार फिर सदर मोहतरम की बुलाई हुई मीटिंग में इनके सामने बैठे थे। हमारी पे दर पे नाकामियों की वजह से इनका मूड ऑफ था। समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। उन्होंने मायूसी से कहा, मैकनारमार तो इत्तेफाकन बच गया था, मगर बाद में रॉबिन्सन को कत्ल कर दिया गया और हमारी फोर्स मुंह देखती रह गई। हाक और जनरल मोतो ने तासुफ से सर हिलाया। मैंने इनसे जो मोहलत मांगी थी इसमें से नफ्स वक्त गुजर चुका था। मेरे पास एक मंसूबा है। मैंने कहा, वो क्या? सदर ने मेरी तरफ इस्तफामिया नज़रों से देखा। अपने दुश्मन को झांसा देने के लिए वज़ीर ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाए और जब कातिल इन्हें कत्ल करने आए तो इसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। पुलिस मुजरिमों को गिरफ़्तार कर लेने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है। वज़ीर ख़ारजा इस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे? सदर साहब ने सवाल किया। मेरा मतलब ये है, आलमी भाईचारे की गर्ज से एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाए जिसमें सारे मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा शरीक हों और सदारत अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा करें। वो दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने पर जोर दें और रूस की रेशा दवानियों की मज़म्मत करें। तुम वज़ीर ख़ारजा की ज़िंदगी दाव पर लगाना चाहती हो? जनरल मोतो ने कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। मैंने संजीदगी से कहा, किसी न किसी की ज़िंदगी का रिस्क लेना पड़ेगा। वो वज़ीर ख़ारजा जनरल डोपले फ़ौज में रह चुके हैं और वियतनाम की जंग में भी शिरकत कर चुके हैं, इसलिए जब वो कुर्सी सदारत पर बैठेंगे तो इनके चेहरे पर घबराहट नहीं होगी। वो मौत के खौफ से कांप नहीं रहे होंगे, जबकि दूसरे वज़ीर फ़ौरन अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। सदर मोहतरम फ़ौरन ही से कुछ नहीं बोले और खामोशी से सिगरेट पीते रहे। यह मनसूबा मुनासिब नहीं है। जनरल मोतो ने नाक सुकड़ कर कहा, वो हमारे वज़ीर ख़ारजा के बजाय किसी दोस्त मुल्क के वज़ीर को भी हलाक कर सकते हैं। ऐसे में हमारी ख़ारजा पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। हम बहुत से मुल्कों को अरबों डॉलर का अजनाद देते हैं। जब वो इसे लेने से इनकार करेंगे तो हमको अजीम नुकसान होगा। तुम्हारी दलील कमज़ोर और नाक़िस है। किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा कत्ल हो जाएगा तो कोई हमसे ताल्लुकात नहीं बिगाड़ेगा। फिर तुम मनफी अंदाज में क्यों सोच रहे हो? क्या ज़रूरी है कि हमारे मुखालिफिन हमेशा कामयाब होते रहें? मैंने नागवारी से कहा, लेकिन इनका मुतालबा तस्लीम कर लें तो क्या हर्ज है? जनरल ने कहा, 3 करोड़ डॉलर की अदायगी करने के बाद हम महफूज हो जाएंगे। अगर इतनी भारी रकम लेने के बाद भी उन्होंने कत्ल का सिलसिला बंद न किया तो? हाक ने एतराज़ किया। जनरल, वो अमेरिका में इंतज़ार और अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। इनका मकसद पैसे बटोरना नहीं है। सदर अमेरिका ने अपने फ़ोन पर सेक्रेटरी से कहा कि वज़ीर ख़ारजा मिस्टर जेबराल से कहे कि वो आधे घंटे के अंदर अंदर वाइट हाउस पहुंच जाएं। अगर वो कहीं मसरूफ़ हो तो नायब वज़ीर ख़ारजा को भेज दें ताकि वो इनकी नुमाइंदगी कर सके। वज़ीर ख़ारजा मिस्टर जेबराल इस कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पूरे एतमाद के साथ कहा कि रूसी इन्हें हलाक नहीं कर सकते। इनका कहना था कि ईरान और वियतनाम में रूसियों ने इन पर कई बार हमला किया मगर वो नाकाम रहे। मैं इस वक्त इन्हीं के पास बैठी गुफ्तगू कर रही थी, इसलिए कि इन्होंने मुझे बुलाया था। मगर मुझे आपने क्यों बुलाया है? मैंने सवाल किया। इसलिए कि मैं तुम्हें अमेरिका में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के रूसी
मंदोब से मुलाकात कराना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। थोड़ी देर बाद हम इनके ऑफिस से उठे और पार्किंग लॉट में पहुंचकर कार में बैठ गए, जिस पर अमरीकी परचम लहरा रहा था। हमारे निश्चित संभालते ही ड्राइवर ने कार चला दी। मिस्टर जबराल मेरे बाएं जानी बैठे थे। कार तेज रफ्तारी से अक़वा मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थी और हमारे आगे ही हिफाजती दस्ता था। यह मुलाकात मेरे लिए किसी लिहाज से सूदमंद रहेगी, मैंने सवाल किया। ये एक सरसरी सी मुलाकात होगी ताकि तुम इसके स्टाफ से वाकफियत हासिल कर सको। ये लोग लाजिमन कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये सब KGB के एजेंट हैं। 15 या 20 मिनट बाद हमारी कार जब रूसी मंदब के ऑफिस के दरवाजे पर जाकर रुकी तो इसने अपने ऑफिस से निकलकर खुद इस्तकबाल किया। मैं हुकूमत अमेरिका की तरफ से एक एहतजाजी मुरासिला लेकर आया हूँ। वज़ीर ख़ारजा जनाब जबराल ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। रूस के अज़ाइम तोसी पसंद न है। इसके अंदेशे में पेश नज़र के दुनिया के किसी खत्े में अजीम खून रेजी ना हो जाए, अमरीकी इलाक़ाई सलामती के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहता है। हुकूमत रूस अब अपनी जारियत को अफ़गान, ईरान और पाकिस्तान तक फैलाता जा रहा है। अमरीका इसकी मज़म्मत करता है क्योंकि ये दूसरे मुल्कों की आज़ादी सलीब करने के मुतरफ़ है। इसने अपनी बात मुकम्मल की और एक सुर्ख लिफाफा रूसी मंदूब की तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर जबराल, अमरीकी हुकूमत को गलतफ़हमी हो गई है। हमें छोटे मुल्कों की आज़ादी का ख्याल है। हम दुनिया में अमन और शांति कायम करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इस ज़माने में अर्ज़ है कि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की आज़ादी सलब करने का कोई इरादा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि तरक्की पज़ीर ममालिक अपनी आज़ादी बरकरार रखते हुए खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हो। मैं ये एहतजाजी मरासिला हुकूमत रूस को पहुँचा दूँगा। मैं इन बड़े सरकारी ओहदेदारों के बच्चों की तरह बातें करते देख रही थी। अचानक जबराल ने रूसी मंदूब को एक अजीब सा खुफिया इशारा किया तो इसने दीवार में लगा हुआ एक बटन ऑफ कर दिया। ओह, क्या बात है, तुमने खुफिया माइक्रोफोन ऑफ कर दिए? जबराल ने बेतकल्लुफ़ी से सवाल किया, फिर एक सिगरेट सिलगाया। हाँ, ऑफ कर दिए। ऊपर वाले सारा हिसाब किताब रखते हैं। वो कहते हैं कि जब जबराल 20 मिनट के लिए बैठा था तो तुमने 15 मिनट की गुफ्तगू रिकॉर्ड क्यों नहीं की? 15 मिनट कहाँ चले गए? इस वक्त मेरे लिए कोई अज़र पेश करना दुश्वार हो जाता है। वो बोला, तुम लोग अपने कमीनेपन से बाज नहीं आते। हमारे 3 वज़ीरों को कत्ल कर चुके हो। मालूम होता है कि ये KGB का कोई कारनामा है। मैं इससे लाइल्म हूँ। और ये तुम किन लोगों को साथ लिए आए हो? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये एक्स के सीक्रेट एजेंट है, जबराल ने जवाब दिया। और यहाँ मेरे दोस्तों की हैसियत से आए हैं, मार्लिन, फिलिप और मैक्स। मार्लिन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। ऐसा मालूम होता है कि तुम KGB ही की नहीं, रूसी को भी ठिकाने लगा दोगी। तुम KGB ही को नहीं, रूस को भी ठिकाने लगा दोगी। गुज़श्ता 2 महीने से तुम्हारे एजेंटों ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, मैंने मुस्कुराकर कहा। इसलिए मुझे हाथ पांव हिलाना पड़ते हैं। रूसी मंदब हंसा। फिर इसने माइक्रोफोन ऑन कर दिए और अमरीकियों की कम्युनिटियों पर बोलना शुरू कर दिया। इस असना में इसने काफ़ी आर्डर भी दे दिया था। जबराल ने जवाबन रूसियों के लेना शुरू कर दिए। 10 मिनट बाद एक वेटर कॉफ़ी की ट्रे धकेलता हुआ अंदर आ गया। मैंने इसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई, इसलिए कि वो निकोलाई था। रूसी मंदब ने माइक्रोफोन ऑफ करके कहा, मार्लिन, फिलिप, ये KBG का आफत एजेंट निकोलाई है। मैंने निकोलाई से मुसाफा किया और कहा, हम एक दूसरे से पहले ही तारीफ़ हासिल कर चुके हैं और वियतनाम की जंग में जब भी 2 बुदाऊ हुए हैं हमारे हाथों में आतिश असला था। अफसोस कि आज हाथ खाली है। निकोलाई ने वज़ीर ख़ारजा से मुसाफा करके कहा, मार्लिन, फिलिप को मेरे ही हाथों से शहादत नसीब होगी। रूसी मंदब ने माइक्रोफोन ऑन कर दिया और एक बार फिर सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ बक झक करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब इसने माइक्रोफोन ऑफ किए तो जबराल ने कहा, तुम्हारी हरकत गलत है। अभी हमने अपने सीक्रेट एजेंटों को मुतरक नहीं किया, वरना मॉस्को में घुसकर क्रेमलिन में बैठने वाले सारे वज़ीरों को ठिकाने लगा देंगे। तुमने कभी रसानियत और सुकून खलब से इन मामलात पर गौर किया है? क्या यह निचले दर्जे की छिछोरी हरकत नहीं है? कत्ल की वारदातों पर ऊपर वालों की मंसूबे का हिस्सा मालूम होती हैं। रूसी मंदूब ने मिखाइल
मिखाइल ने कहा, मैं इसे लाइलिम हूँ। वो चंद लम्हों तक खामोश रहा। फिर इसने दोबारा कहा, रूसी हुकूमत को इस मंसूबे से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हमारे एक एजेंट का कारनामा है और तुम्हारी सफ़ों में मौजूद है। वो दूसरे एजेंटों से भी काम ले रहा है। हमारी हुकूमत सिर्फ इसकी मदद कर रही है। इसने अपनी कलाई की घड़ी पर एक निगाह डालकर कहा, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, काफ़ी वक्त हो चुका है। हम सब उठ गए। मिखाइल हमें दरवाजे तक छोड़ने आया। निकोलाई ने हम सब से मुसाफा करने के बाद कहा, तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, मगर काश के मार्लिन मैं तुम्हें यहाँ और इसी जगह कत्ल कर सकता तो मुझे मज़ीद खुशी होती। दूसरे रोज़ के अखबारात इस खबर से बड़े पड़े थे कि इस महीने की 22 तारीख को वज़ीर ख़ारजा जबरल एक आलमी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने का प्लान बनाया है ताकि सारी दुनिया को एक दूसरे के करीब ला जा सके और दोस्त ममालिक को एक दूसरे के करीब ला जा सके। उम्मीद की जाती है कि सारे ममालिक की वज़ीर ख़ारजा इसमें हिस्सा लेकर इसे कामयाब बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस खबर के शाली होने के चंद घंटों बाद ही रूस की हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। इसके तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका और इसके हवारियों की इस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक नहीं होंगे क्योंकि वो छोटे ममालिक के साथ गैर जानिबदाराना बनाने की कोशा है। चूँकि वो अमेरिका का हलफ नहीं रहा, चुनांचे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। इसकी अशात के 2 रोज़ बाद जब मैं और मैक्स सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे तो एक जगह निकोलाई खड़ा दिखाई दिया। वो एक सिनेमा हॉल पर फिल्म का फोटो सेट देख रहा था। मैंने गाड़ी एक मुनासिब जगह पार्क की और सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ गई। निकोलाई ने टिकट खरीदा और अंदर चला गया, लेकिन जब 2 घंटे बाद इस सिनेमा हॉल से निकला तो इसके एजेंटों ने इसे गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया। इसने थोड़ी सी जद्दोजहद की तो मैंने इसकी कनपट्टी पर रिवाल रद्द का दस्ता मारकर इसे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी हेडक्वार्टर जा रही थी। इस रात भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं बेचैनी से टहल रही थी। मैक्स ने मेरे लिए काफ़ी बनाई और फिर हैरत से बोला, समझ में नहीं आता मार्लिन कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होने में 2 रोज़ हैं और हम निकोलाई पर काबू पा चुके हैं। फिर आखिर क्या बात है? तुम्हें गालिबन ये नहीं मालूम है कि वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से एक फर्जी ड्रामा है। इसके आड़ में हम कातिलों पर हाथ डालना चाहते हैं और मिखाइल कह चुका है कि दुश्मन हमारी सफ़ों में है। जब निकोलाई गायब हो जाएगा तो ख़त्ल परेशान होंगे। वो क्यों? हो सकता है कि वज़ीर ख़ारजा जबरल के कातिल का मनसूबा तर्क कर दे। इस तरह से हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जनाब सदर ने बहुत मजबूर होकर मेरे इस मनसूबे को मंजूर किया। अब अगर कातिल ने कोई हमला नहीं किया तो हम हवा में हाथ पाँव मारते रह जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जनरल मोतो जो जनाब सदर से करीब है हमारे इस मंसूबे का मजाक उड़ाएगा और कोई ऐसी बात कहेगा कि आग से बर्दाश्त नहीं हो सकेगा और वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर देगा। फिर तुम क्या बदसूरत एक्स के एजेंट की हैसियत से काम करती रहोगी? इसके बाद मैं भी इस्तीफ़ा पेश कर दूंगी। मैंने कहा, मगर इस्तीफ़ा ही देना तो किसी परेशानी का हल नहीं। इसका कोई हल हो सोचो। मैक्स ने कहा, एक ही हल है कि निकोलाई को रिहा कर दिया जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुरुस्त कह रही हूँ। जब निकोलाई अपने कैम्प में वापस पहुँच जाएगा तभी वज़ीर ख़ारजा को कत्ल करने का मंसूबा ये लोग बनाएंगे। मैंने जवाब दिया। फिर मोबाइल टेलीफोन जेब से निकाल कर मैंने रब्ता कायम किया और कहा, हेलो अगर ग्राहम, मैं मार्लिन बोल रही हूँ। वो रूसी एजेंट तुम्हारी तवील में है ना, जिसका नाम निकोलाई? हाँ, इसे रहा कर दो। किसे? कैसे? गाड़ी में बिठा कर इसे शहर के 2-4 चक्कर दो, मगर इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर फिर ऐसी किसी मुनासिब जगह पर उतार दो ताकि वो अपने ठिकाने पर आसानी से चला जाए। हाँ, मुतहद रहना और इस बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हारा ताक़ब तो नहीं कर रहा। मैं चंद लम्हों तक खामोशी से सुनती रही। फिर मैंने दोबारा कहा, आजकल तुम एक लड़की के साथ ज़्यादा देखे जा रहे हो। बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सही, मगर इसकी तरफ से भी मुतहद रहने की ज़रूरत है। मैंने तनबी अंदाज से कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। दूसरे सुबह 8 बजे वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस किंग हॉल में होने वाली थी, लेकिन मैंने इसके इंतज़ामात रात को ही कर लिए थे। मैं सुबह किंग हॉल में पहुंची तो दुनिया भर के अखबारी रिपोर्टरों, खबर रसा एजेंसियों के नुमाइंदे और वज़ीर ख़ारजा के स्टाफ से भरा हुआ था। दरवाजे से आगे बढ़ना ही चाहती थी कि वो अचानक सामने आ गया। इसके हाथ में एक भारी कैमरा था जिस पर फ्लैशलाइट लगी हुई थी। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। मुझे तुमसे एक अहम बात करना थी। वो लेंसेज का शीशा रुमाल से साफ करता हुआ बोला, इस वक्त मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अपनी दिलचस्प बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखो। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं रूसी एजेंट निकोलाई की कहानी टाइम्स में शाली कर दूं, जिसे तुम लोगों ने 6 घंटे तक कैद में रखा? मैं ठनक कर इसकी तरफ मुड़ी। वो सर झुकाए
अपने कमरे का जायज़ा ले रहा था। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो किल्टन? मैंने सरगोशी में कहा। हाँ, वो मेरी आंखों में आंख डालकर बोला। मेरे पास वो तस्वीर है जब तुम्हारे आदमी निकोलाई को कार में बिठाकर वीरान इलाके में बोसीदा सी इमारत में ले गए। फिर जब तुम लोगों ने इसे छोड़ा तब भी मेरे कैमरे ने एक तस्वीर ले ली। क्या मैं दोनों तस्वीर टाइम्स में छाप दूँ? किल्टन, तुम क्या चाहते हो? मैंने बेबसी से कहा। मैंने इसको अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर शहर में छोड़ दिया और कुछ देर इधर उधर बेमकसद घूमता रहा। फिर अपने ऑफिस में चला गया। मैंने इस मौके की भी एक तस्वीर बनाई। वो कैसे? इस वक्त तो मैंने पूछना चाहा मगर एकलख खामोश हो गई। तारीखी थी। यही कहना चाहती हो ना? ये कैमरा इंफ्रारेड है और इससे रोशनी के साथ साथ तारीकी में भी तस्वीरें उतारी जा सकती है। बाहर आओ, मैंने इससे कहा। किंग हॉल के सामने एक रेस्टोरेंट था। हम वहाँ जाकर बैठ गए। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? ये बताओ कि जेम्स पॉल को किसने कत्ल किया है और एड एडवर्ड फिल्डर को कहाँ है? इन सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन ये याद रखो कि इनकी इशाअत के बाद हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर मैं ज़िंदा बच गई तो फिर मुझे मुलाजिमत से निकाल दिया जाएगा। मैंने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। इसके बाद रसानियत से कहा, इन लोगों के कत्ल किया जा चुका है और आज की कॉन्फ्रेंस इसी मकसद के लिए मुतक्की जा रही है कि कातिल को गिरफ्तार किया जा सके। रॉबिन्सन पर इसी सिलसिले में हमला हुआ है और मैकनाथ पर भी इसीलिए हमला हुआ है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, यह है असल कहानी, मगर इसे साला नहीं किया जा सकता। तो क्या आज भी किसी अहदेदार पर हमला हो सकता है? हाँ, मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा पर कातिलाना हमला हो। कातिलों ने इस सिलसिले में भारी रकम तलब की है। क्या मिस्टर जबराल इस हकीकत से वाकिफ़ हैं? इसने सवाल किया। हाँ, इसे मालूम है, मगर वो खासा दिलेर है। हाँ, इसे मालूम है वो खासा दिलेर है, इसलिए ने ही खुशी खुशी इजाज़त दे दी है कि ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें और मुजरिमों को गिरफ्तार कर लें। मैंने हंसकर कहा। फिर चौंक कर पूछा, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से तुम वाहिद नुमाइंदे हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि आज तुम रिपोर्टिंग करने के अलावा कोई और काम करो। वो क्या? मेरा काम? अखबार की इंतज़ामिया मुझे मुलाजिमत से बर्खास्त कर देगी। मैंने नाक सिकुड़ कर कहा। मैं इस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट और तस्वीरें तुम्हें मुहैया कर दूंगी। बोलो, मंजूर है? काम क्या है? काम हुकूमत अमेरिका का है। मैंने तुम्हें खौफनाक राजों से आगाह कर दिया है। सारे अमेरिका में तुम्हारे अलादा इन राजों से कोई आगे नहीं है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि इस वक्त अमेरिका को तुम्हारी ज़रूरत है, जब मैं सहाफ़ी की हैसियत से अपनी मुलाजिमत से हाथ धो बैठूँगा, इस वक्त तुम मुझे मुँह भी नहीं लगाओगी। मैं तुम्हें टाइम से अच्छी मुलाजिमत दिला सकती हूँ। मैंने कहा, तुम अपनी मुफलिसी और बेरोज़गारी का किस्सा ख़त्म करके मेरी बात का जवाब दो। हम काफ़ी पी चुके तो वो वेटर प्यालियाँ उठा कर ले गया। मैं पहले ये सोचा करता था कि मैं जज्बाती नहीं हूँ, लेकिन जब वतन का मामला दरपेश होता है तो आदमी हकलाने और घबराने की सिवा कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैं हुकूमत अमेरिका का काम करने पर आमेदा हूँ। इसने तौफीक से हंसकर कहा। आओ तो फिर चलते हैं। मैंने कहा। मैंने काफ़ी की कीमत अदा की और वहाँ से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद हम किंग हॉल में दोबारा दाखिल हो चुके थे। इस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा तकरीर कर रहे थे। अपने पड़ोसी ममालिक से हमारे ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की हठधर्मी की वजह से और कश्मीर में इसकी टांग घसीटने की वजह से हमें इतनी आँखें खुली रखनी पड़ती है। हमें शुमाल में रूस से हमारे ताल्लुकात दोस्ताना है और इसके साथ ही हमारा झुकाव बरतानिया और अमेरिका की तरफ भी है। इसलिए कि हम अपने अवाम की खुशहाली के साथ साथ आलमी भाईचारे के लिए भी काम कर रहे हैं। इसकी तकरीर ख़त्म हुई तो हाल तालियों से गूंजने लगा। मेरी निगाहें किसी एक मुकाम पर नहीं टिक रही थी और बर्फ़ रफ्तारी से सबका जायज़ा ले रही थी। हाल में दाखिल होने से पहले सारे अखबारी नुमाइंदे और मंदोबिन को सख्त चेकिंग करके मर्रे से गुजारा गया था। मेरे अलादा हाल में जनरल मोतो और एक्स तंजीम का सरबराह डेविड हाक भी मुतरक था। मैंने देखा था कि वो किसी एक जगह जमकर नहीं खड़े हैं। मुझे चाहिए था कि ऐसे इंतजाम के पेश नज़र मुतमिन हो जाती, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या बात थी कि मैं मुस्तरब थी। एक अनजाना सा खौफ मुझे परेशान कर रहा था और आसिफ बनकर मेरे दिलो दिमाग पर तारी था। फिर मैंने निकोलाई को देखा और थोड़ी देर बाद पहचान लिया और एक उम्र रसीदा वेटर के रूप में था और मेहमानों में मशरूब तकसीम कर रहा था। बिलाशुबा इसने अपना मेकअप करने में बहुत मेहनत की थी। इसने बालों में सफ़ेद रंग किया था और आंखों के नीचे झरियाँ बनाई थी। इसके अलावा वो लंगड़ा कर चल रहा था। वो जब एक जगह ठहर कर अपने बालों पर हाथ फेरने लगा तो मैंने इसे पहचान लिया, इसलिए कि किसी बूढ़े को अपने बालों से इतनी मोहब्बत नहीं होती कि वो इन्हें संवारता फिरे। किल्टन, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक तरफ ले जाकर कहा, हाल में सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा जो लंगड़ा कर चल रहा है, इस पर निगाह रखनी है और अगर वो कोई गड़बड़ करे तो इसके सर में गोली मारने से दरेज नहीं करना है। मगर गोली मैं कैसे चलाऊंगा? मैंने इसे एक सिगरेट एजेंट से रिवाल्वर लेकर दे दिया और कहा, इस रिवाल्वर से इसे बेधड़क गोली मार देना।
इसलिए कि अब जबराल की तकरीर है और तुम्हें मोहतात रहना है। मैं हाल में दाखिल हुई तो तालियां बज रही थी। वजीर खारजा अमेरिका मिस्टर जबराल रोस्ट्रम पर आ चुके थे। जब जब मैं आगे गई तो केजीबी के एजेंट निकोले से टकरा गई। इसके हाथ से ट्राई गिरी। मैं इससे माजरत किए बगैर आगे बढ़ गई। मैं वहाँ से आगे बढ़ गई और जनरल मोतो के पास पहुँच गई। वो आग के दाएं जाने पड़ा था। जनरल, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। मैंने इससे दरख्वास्त की। ये तुम क्या कर रहे हो? अब से चंद लम्हों बाद मिस्टर जबराल की तकरीर शुरू होने वाली है। मुझे एक ज़रूरी बात कहना है। मैंने हुक्माना अंदाज से कहा, इधर आ जाओ। जनरल ने हाल पर एक ताराना निगाह डाली और मेरे साथ हो लिया। हाल के पीछे इंतजामिया के लिए केबिन बने हुए थे। मैं इनमें से एक में दाखिल हो गई। फिर मैंने जनरल को बैठने का इशारा किया। जनरल, मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्रेंस में कोई हंगामा होने वाला है। अगर तुम कोई पेशगोई कर रही हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी चिट्ठी इस काम कर रही है, और मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम्हारी चिट्ठी इस उमूमन गलत होती है। इस हाल में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम ये कह रही हो कि वहाँ हंगामा होने वाला है? इसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा। इस हाल में केजीबी का एजेंट निकोलाई मौजूद है। मैंने अपनी बेचैनी की वजह बताई। ओ तो नो, इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रहेगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं एक एजेंट को इसके पीछे लगा चुकी हूँ। वो अहमक है। वो तो पूरी सीक्रेट सर्विस से वाकिफ़ है। इसने नाबारी से कहा। हाँ, मैं जानती हूँ कि एक्स के सारे एजेंटों की फाइलें मास्को में खुली हुई हैं। इसलिए मैंने एक ऐसे एजेंट की खिदमत हासिल की है जिसे कोई नहीं जानता। दफतन हल की तरफ से एक फायर की आवाज़ आई और जनरल अस्तराब आलम में एक अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। हाल में कोई गड़बड़ हो रही है, मुझे जाने दो, इसने अस्तराबी लहजे में कहा। हाँ, मैं सीक्रेट सर्विस के बहुत से एजेंट हैं। खुद एक्स तंजीम का चीफ डेव खाक भी मौजूद है। तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? इसने बेरहमी से कहा। मैं यहाँ क्यों बैठूँ? तुम हाल में जाने को इतने बेचैन और मुस्तरब क्यों है? वो जनरल, यहीं बैठो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और इसके सामने मेज़ पर डाल दी है। ये वही तस्वीर थी जो कायरा में सोफिया ने मुझे दी थी। गोल्डन फाल्कन का ग्रुप दो कतारों में खड़ा था। इस तस्वीर में मैंने अनीस मुराद और एक औरत थी जब मुस्कुरा रहे थे। इस ग्रुप में वो बूढ़ा भी था जो इस रोज़ आइसक्रीम फरोख्त करता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा हेराल्ड मॉर्गन भी था जो मुझे इस तंजीम के मुतालिक कुछ बताना चाहता था। मैं इस तस्वीर का क्या करूं? जनरल ने बरहमी से कहा और मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा। तस्वीर में जो शख्स बाएं जानिब चौथे नंबर पर खड़ा है, इसे गौर से देखो। ये कौन है? इसने हैरत से पलकें झपक। ये तस्वीर दूसरी अजीम जंग के दौरान खींची गई। जनरल, ये तस्वीर इस शख्स की है जो इस वक्त अमेरिका में है और हमारी सफ़ों में घुसा हुआ है। रूसी हुकूमत के ताउन से हमारी वजीरों को मौत के घाट उतार चुका है। इसे गौर से देखो, पहचानने की कोशिश करो। मैं पहचानने से कासिर हूँ। हैरत है कि तुम खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। मैंने रिवाल निकालते हुए कहा। मार्लिन, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। वो बोला। तो इसकी आवाज़ हकला रही थी। तुम्हारी दाढ़ी ने काफ़ी अरसे तक तुम्हें बचाए रखा, मगर अब तुम्हारा भेद खुल गया है। इस ओहदे पर पहुंचने के लिए तुमने 15 साल तक इंतज़ार किया। इसके बाद यह ख़तरनाक मंसूबा बनाया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तुम पर इस वक्त शुबा हुआ था जब तुम कातिल को $2 करोड़ देने के लिए दलीलें दे रहे थे। साफ ज़ाहिर था कि केजीबी को ये रकम ना मिलती बल्कि तुम्हारे ही जेब में चली जाती। इस रोज़ एयरपोर्ट पर जब मैं कातिल पर फायर करने वाली थी, तुमने अखब से छलांग लगाई और मुझ पर गिर पड़े। बकवास बंद करो मार्लिन और ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। इसने अहमकाना लहजे में कहा। इसे गिरफ्तार कर लो सार्जेंट। इसने मेरे अखब में खड़े हुए किसी शख्स को हुक्म दिया। मैंने गैर इरादी तौर पर मुड़कर देखा तो जनरल इसके मौके से फ़ायदा उठाया और मेरी कनपट्टी पर भरपूर वार किया। मेरा सर चकरा गया और मैं लहराती हुई नीचे गिर गई। जनरल ने एक लम्हा ज़ायला नहीं किया और छलांगे लगाता हुआ इस केबिन से निकल गया। मेरी समात में झाएँ झाएँ की आवाज़ें आ रही थी और दिमाग जैसे फटा जा रहा था। मैंने सर को कई बार झटका तो आवाज़ दुरुस्त हुई। फिर मैंने दीवार का सहारा लिया और खड़ी हो गई। मेरी टांगें कांप रही थी, ताहम चल सकती थी। मैंने हाँफती और लंगड़ाती हाल तक पहुंची तो एक सिगरेट एजेंट ने सरगोशी में कहा, मालिन होशियार हाल में जनरल मोतो ने वजीर खारजा की कनपट्टी पर रिवाल्वर रखकर इन्हें बेबस किया हुआ है। अगर निकलोई कहाँ है? इसने जबराल पर फायर करना चाहता था, मगर इससे पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सहाफ़ी ने इस पर फायर करके इसे हलाक कर दिया। मैं कहता हूँ सहाफ़ी को हमारे मामलात में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? ओके, अब एक तरफ हो जाओ और मुझे अंदर जाने दो, मैंने कहा। इसने पहले तो मजम्मत की, मगर मेरी लाल आंखें देखकर एक तरफ हो गया। वो दोनों माइक्रोफोन के पास ही खड़े थे। जनरल ऐसी पोजीशन में था कि अगर इसे भी ज़रा भी छेड़ा जाता तो जबरल को गोली मार देता। वो दोनों माइक्रोफोन के पास ही खड़े थे। जनरल ऐसी पोजीशन में था कि अगर इसे ज़रा भी छेड़ा जाता तो जबरल को गोली मार देता। हो आओ मार्लिन फिलिप, इसने माइक्रोफोन पर मुझे मुखातब किया। इतने सारे आंखों में तुम ही एक अक्लमंद हो कि तुमने मुझे शनाख्त कर लिया, वरना मुझे इस हमले में कोई शनाख्त नहीं कर सका।
नहीं, मैं हकीकत में एक गोल्डन फाल्कन हूँ। मैं अमेरिका को तबाह करने का तय कर चुका हूँ और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। मार्लिन, तुम भी नहीं। मैं तुम्हारे वजीर खर्जा को यहाँ से मास्को ले जा रहा हूँ और मुझे $3 करोड़ का इंतज़ार रहेगा। ये रकम तो बहुत है। मैंने इसे बातों में लगाया। वजीर खर्जा की ओर, मैं कुछ भी नहीं है मार्लिन। तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होगा कि गोल्डन फाल्कन क्या चीज़ है। हमसे कोई नहीं जीत सकता। इसके लहजे में तफाखर था। कोई नहीं, हुकूमत अमेरिका नहीं, मार्लिन फिलिप नहीं, एक्स की तंजीम नहीं, हद ये है कि CIA और FBI भी नहीं। तुम सब डफर हो। मैं तुम्हारे सामने से जबराल को ले जा रहा हूँ। फोटोग्राफर, इस मौके की तस्वीर खींच लो, क्योंकि एक यादगार लम्हा है। फोटोग्राफरों को ऐसे मौक़ों की तलाश होती है। वो आगे बढ़े, उनके कैमरों में फ्लैश चमकने लगी। वजीर खर्चा जबराल की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी और एक्स के एजेंट बेबसी से हाथ मल रहे थे। अगर वो दखल अंदाजी कर ना इस वक्त दखल अंदाजी करते और जबराल की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते तो वो नीम पागल शख्स इन्हें मौत के घाट उतार देता। हाँ, कहाँ है अखबारी नुमाइंदे? इसने प्रेस गैलरी की तरफ देखकर कहा, तुम लोग का कल अखबारात में इस वाक़े की सुर्खियाँ शाले करना और ये लिखना कि मैं एक अक्लमंद शख्स हूँ, इसलिए सबकी आंखें में धूल झोंक कर चला गया। वो जोश जज्बा से तकरीबन चीखने लगा। मैंने क्लिंटन को आगे बढ़ते देखा। वो अपने इंफ्रारेड कैमरे का रुख जनरल मोतो की तरफ करके बढ़ रहा था। वो स्टेज के करीब पहुंचकर जनरल और जिब्राल को फोकस करना चाहता था। मेरा दिल वहमों से धड़कने लगा। मेरी अखाबी नगरों से देख लिया कि इसने रिवॉल्वर निकालकर फ्लैश के पीछे छुपा लिया है। वो इस पर कैसे फायर करेगा? अगर इससे हल्की सी बेएहतियाती भी हो जाती तो जनरल अपनी उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ाता और जबरल की लाश तड़पती नजर आती। किल्टन दाएं जानिब सरक रहा था ताकि जनरल मोतो को इस तरह से गोली मार सके। इसी लम्हे इसकी जान जिस्दे खाकी से निकल जाए। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैंने आंखें बंद कर ली। किल्टन आहिस्ता आहिस्ता दाएं जानिब बढ़ रहा था ताकि इस कोशिश से अच्छी तरह निशाना ले सके। वहाँ से फायर करने का मतलब जनरल मोतो की फौरी मौत था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं इसके बचने का कोई इम्कान नहीं रहेगा। जनरल, तुम इतनी आसानी से कामयाब ना हो सकोगे कि तुम्हें मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने अपनी जगह से चीख कर कहा। जनरल मोतो की तवज्जो मेरी तरफ मजबूल हो गई। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, इसने रोने से कहा और चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। ठीक इसी वक्त किल्टन ने फायर कर दिया। गोली जनरल मोतो की पेशानी पर पड़ी। इसके हलक से हल्की सी चीज़ निकली और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। इस रात व्हाइट हाउस के सदारती कमरे में न्यूयॉर्क टाइम्स का नुमाइंदा किल्टन कह रहा था, इसमें मेरा नहीं, मार्लिन फिलिप का कसूर है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में रिवाल छुआ नहीं था, मगर जब मार्लिन ने मुझे ये आतिश खिलौना दे दिया तो मैंने थोड़ी देर में निकलोई को हलाक कर दिया। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार नहीं हूँ, इसलिए कि तुमने जो कुछ किया वो कौम मुल्क का फ़र्ज जानकर किया है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स वाले तुम्हें मुलाजिमत से निकाल दें तो मेरे पास आ जाना, मैं वज़ीरत ख़ारजा तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूँगी। हम ऑयल रूम से निकलकर घने दरख्तों की जानिब गए। मैक्स ने मुझे बाजुओं में ले लिया। मुझे तुमसे मोहब्बत है मालिन, और सरगोशी में कह रहा था, और मुझे भी। एक कैमरा इन्फ्रारेड है। दूसरी तरफ किल्टन सदर मोहतरम आल्स बैक्सले से कह रहा था, इसकी खुसूसियत है। सदर मोहतरम ने कहा, इन दिन की रोशनी के अलावा ये रात में भी तस्वीरें खींच लेता है। ओह, मिसाल के तौर पर मैं कल मार्लिन फिलिप के चंद रोमानी पोज आपको भेजूंगा। इस ख्याल के कि वो तारीकी में जो कुछ करती रही ऐसे कोई न देख पाता। इससे पहले कि मैं पलट कर इसकी तरफ जाती, इसका कैमरा टिक कर तोड़ डालती, वो कार में बैठकर वहाँ से भाग गया। लीजिए, गोल्डन फाल्कन का नावल कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट ऐसा ही सनसनीखेज एडवेंचर नावल पेश करने वाला हूँ। नेक्स्ट नावल का इंतज़ार कीजिए। गुड बाय, शब्बक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।